सीएचएसएल 2025 के एग्जाम ने दस्तक दे दी है। एग्जाम आप लोगों के स्टार्ट होने वाले हैं बहुत ही जल्दी। और सीएचएसएल के एग्जाम से पहले सीएचएसएल के मॉक्स में लेकर के ना हूं, ऐसा नहीं हो सकता। मॉक्स आपके लिए लेकर के आ चुका हूं एकदम टू द पॉइंट, वो चीजें जो आपको एग्जाम से पहले करनी है। आपको यहां जो मॉक्स में करा रहा हूं पूरी तरीके से रिलेवेंट मॉक्स आप लोगों के पास में, एकदम रियल मॉक्स आप इनको लेकर के चल सकते हो। ठीक है, लास्ट ईयर हमने सीएचएसएल के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 दी थी और इस बार भी इतना ही जबरदस्त रिजल्ट जो है वो आप लोगों को जो है वो लेकर के आना है। और इसी लेवल पे आपको कंटेंट के लेवल पे मैं आप पूरी तरीके से तैयार रखता हूं। बहुत गिने चुने दिन बचे हैं। ये जो मॉक्स मैं आपको करवा रहा हूं, ये मॉक्स आपको करने, ये पूरी तरीके से यूजफुल होंगे और इनमें पूछा गया एक एक सवाल बिल्कुल उसी अंदाज का, उसी तरीके का आपको दिखने वाला है जैसा कि एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अभी मॉक्स करा रहा हूं। सीजीएल के पहले भी मैंने यही चीज बोली थी। सीजीएल में भी बच्चों ने एग्जाम दिया और सीजीएल के बाद में उन्होंने आकर के देखा एग्जैक्ट जिस तरीके से मैंने उनको पेपर्स करवाए उसी तरीके के उनको पेपर में देखने को मिले। इस लेवल पे वेंडर चीज के बाद भी मैं कॉन्फिडेंस के लेवल पे चीजें आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए। ये एक सीरीज है, आप में से ज्यादातर लोगों ने देखी होगी, लेकिन जिसने नहीं देखी है मैं आपसे कह रहा हूं ये जो सीरीज है ये आपको देखनी है, मास्टर स्ट्रोक सीरीज। इस सीरीज के अंदर आपको 35 जो है टोटल सेशंस यहां पर अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, इन सेशंस को आपको देखना है पूरी तरीके से रेलेवेंट और टू द पॉइंट आपके पास में यहां पर होंगे। इन सेशंस को आप देखो, पूरी तरीके से रिलेवेंट है। इसके अंदर एक एक चीज, एक एक पैटर्न बिल्कुल आपको उसी तरीके से मिलेगा जैसा एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सीरीज आपको कंप्लीट देख लेनी है। ये आपके पास प्लेलिस्ट इसकी अवेलेबल होगी। ठीक है, इसके साथ ही स्टार्ट कर देते हैं मॉक संख्या 1। टोटल 25 सवाल देखेंगे बिल्कुल उसी तरीके के जैसे एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए। मास्टर स्ट्रोक सीरीज आपके पास में प्रैक्टिस के लिए रीसेंट एग्जाम के पीवाईक्यूज में करवा चुका हूं, स्टेनो के अवेलेबल है। ठीक है, सीजीएल के अब रोक लगा दी है तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन ये मॉक्स लेकर के आया, इनको देखो आप लोग अच्छे से। चलिए, यहां देखो सवाल है हमारे पास। एक निश्चित कोड भाषा में प्रत्येक अक्षर को अद्वितीय अंक द्वारा कोड किया जाता है। यहां आपको दे रखा है विशेष शब्दों के लिए दिए गए कोड के आधार पर उस तर्क का उपयोग करके एक लक्ष्य शब्द के लिए कोड निर्धारित तो करना है। आपको दिया गया है माउस का कोड है 45291 और रैट का कोड है 786। एक विशेष कोड है जिसके द्वारा हर एक की मैचिंग अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब है हर एक लेटर की मैचिंग किसी न किसी एक नंबर के साथ में, किसी प्रॉपर लॉजिक के साथ में दूसरे नंबर के साथ कर रखी है। अब देखो स्टोर का कोड पूछा है, इन सवालों की निशानी क्या है? बिना फालतू की लैंग्वेज इसने बढ़ा रखी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप यहां पे देखो स्टोर जो है हमारे पास, स्टोर में 5 अक्षर हैं। इन 5 अक्षरों में अगर आप देखोगे तो वो सारे अक्षर पहले आ चुके हैं जिन अक्षरों का कोड पूछा है। हमारे पास एस भी है, यहां देखो एस है। और अगर फर्स्ट से फर्स्ट की मैचिंग हम लोग लेते हैं तो हमें यहां पर चीजें दिखाई दे रही हैं। जैसे आप देखो यहां पे एस की मैचिंग है हमारे पास 9 के साथ, तो एस हो गया 9। टी हमारे पास में है तो RAT के लिए 6 हमें दिखाई दे रहा है। विकल्प भी बिल्कुल इसी रेंज में जा रहे हैं, यानी कि पहले से पहले की कोडिंग इन्होंने मान के चले हैं ये लोग। ठीक है, ओ के लिए हम लोग देखें, ओ के लिए 5 हमारे पास में आ रहा है। आर की मैचिंग हम लोग देखें, आर के लिए 7 हमारे पास में आया है। ई के लिए 1 हमारे पास आ रहा है। तो 96571 कौन से विकल्प में? ए में। ये फिक्स कोडिंग का एक टाइप है। इस तरह के सवाल आप लोगों के TCS भी लगातार पूछ रहा था और इस तरह के सवाल एडीक्यूटी भी लगातार पूछ रहा है। ठीक है, और बिल्कुल डरो मत तुम। ठीक है, ये कहने की बात है कि मैं सीजीएल नहीं करवा रहा, पर मैं सीजीएल से भी ज्यादा आपको अपडेट कर दूंगा एग्जाम से पहले। इन सेशंस के एक एक सवाल को अच्छे से फॉलो करो। नेक्स्ट हो, यहां देखो प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करके प्रोवाइड शब्द के पहले, दूसरे, तीसरे, छठे अक्षरों का उपयोग करके कितने सार्थक 4 अक्षर वाले अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। क्या बोल रहा है हमारे पास में? शब्द इसने दे दिया प्रोवाइड, और यहां पे इसने बोला है पहला, यानी ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और इसके साथ ही छठा अक्षर हो गया डी, यानी कि PROD। ये 4 अक्षर हैं, इनसे कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। देखो ये वाला जो टाइप है पूरी तरीके से आपकी वॉकैब को चेक करता है, आपकी वॉकैब की टेस्टिंग यहां पर हो जाती है, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपकी वॉकैब को लेकर के। ध्यान से देखो ये टाइप जिनकी वॉकैब अच्छी नहीं है उनको बहुत परेशान करता है। इवन जितनी तगड़ी वॉकैब इंग्लिश में पूछ रहे हैं और जैसे सवाल ये आप लोगों से SSC के एग्जाम्स के अंदर भी पूछ रहे हैं, बिल्कुल ये आपके पास में लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं जिस तरह के पूछे जा रहे हैं।
ठीक है, ध्यान से देखो, 4 अक्षर हैं, PROD आपके पास यहां पर आ रहा है, प्रॉड आपके पास यहां पर आया है। इसमें अगर रीअरेंजमेंट आप देखते हो तो रीअरेंजमेंट पुनर्व्यवस्था से क्या शब्द बनेंगे? एक तो आपको दिखेगा ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप यानी कोई भी बूंद होती है, उसके लिए एक सार्थक शब्द है, अंग्रेजी वर्णमाला में आता है। एक हो जाएगा डॉर्फ हमारे पास में, ये होता है एक हमारे पास में विलेज या फिर कोई टाउन है छोटा, उसके लिए उपयोग में आने वाला ये साउथ अमेरिकन इंग्लिश का एक शब्द हमारे पास में हो जाता है बिल्कुल। NWL यानी कि जो हमारे पास में लेटेस्ट मॉडर्न डिक्शनरी है उसके अंदर इसको एक सार्थक शब्द मानते हैं। और देखो क्या हमारे पास में यहां पर होगा, ठीक है, प्रॉड भी हमारे पास में एक सार्थक शब्द यहां पर हो जाता है। तो कुल मिला के ये 3 शब्द हमें यहां पर देखने को मिले हैं, ठीक है। प्रॉड हमारे पास एक यूज होता है एक तरीके से, एक मतलब ये समझ लो एक नुकीली चीज को या फिर एक तीर कमान जैसे, एक तीर जैसे नुकीली चीज के लिए उपयोग में आता है ये शब्द हमारे पास में, ठीक है। तो 3 शब्द यहां पर बनेंगे। देखो ये चैलेंजिंग है, हर तरह की वॉकैब आपकी तैयार नहीं होती। वॉकैब में अगर बात कर दी जाए तो ये वॉकैब आप याद करने बैठोगे तो हमारी मेमोरी की कैपेबिलिटी है 1500 से 2000 शब्द पूरी तरीके से एक्यूरेट मीनिंग के साथ में आपके दिमाग में बैठेंगे, फिर नए आप याद करते हो, कुछ ना कुछ उसमें से मिस हो जाता है जो पहले पढ़ा है। ऐसे में इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, ये वाले जो क्वेश्चंस आपके पास में हो जाते हैं, ठीक है। और ये आपके लेटेस्ट एग्जाम के अंदर जिस तरह के सवाल पूछे गए हैं कुछ उसी तरीके का एक सवाल है, लेटेस्ट का ही सवाल है, ठीक है। आपको एक ये पैटर्न के लिए भी तैयार होना है। नेक्स्ट आओ, स्टेमिना शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में उस अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं जो बाएं से पहले और नए अक्षर में दाएं से चौथे हैं? पहले अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित कर रहा है और उसके बाद में हमसे 2 अक्षरों के बीच में अक्षर इसने पूछे हैं। ये हमारे पास में एक ऐसा टाइप जो कि नए पुराने हर एक एग्जाम के जो वेंडर्स हैं सभी के द्वारा लगातार पूछा जा रहा है। एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे सवाल आ रहे हैं और CHSL में भी 100% देखने को मिलेंगे, मैं कह रहा हूं 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए यहां देखो, स्टेमिना हमारे पास यहां पे है और स्टेमिना में अगर आप देखोगे तो अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करो, ए हमारे पास ए यहां पर हुआ। नेक्स्ट आप देखो यहां पर I है, M है, N है और फिर ST आपके पास होगा। ये हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला में A से लेकर के Z तक अक्षर होते हैं, उसी क्रम में इनको व्यवस्थित कर दिया। अब आप देखो इसने पूछा है कि बाएं से पहला और दाएं से चौथा जो अक्षर है नए शब्द में, इनके बीच में कितने अक्षर होंगे? A है 1, M है 13। आप ध्यान से देखो A और M में अगर हम देखें तो प्लस का 12 करने पर आता है M हमारे पास, क्या करने पर आता है? प्लस का 12 करने पर। M होता है 13, A होता है 1, प्लस 12 है तो ये जो डिफरेंस है इसमें से आप 1 कम कर लो, 12 में से 1 कम करोगे 11, तो ये बीच के अक्षरों की संख्या होगी जो अक्षर A और M के बीच में आते हैं। ये आपको यहां पर करना होता है। नेक्स्ट अगला देखो, ये आप लोगों से सवाल पूछा यहाँ पे एनालॉजिकल, एनालॉजी के सवाल हमेशा से कॉमन है, पहले भी आते थे, अब भी आप लोगों से पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो देखिए अप डाउन फॉर्मेट में आप इनको लिखोगे, ठीक है। ये हमारे पास में UEALRMN यहां पर हुआ। तो अब आप देखो यहां पे क्या हो रहा है हमारे पास में कि सर N14 है, U21 है, M13 है, E5 है, R18 है, A1 है, L12 हमारे पास में है। आपको इन्हीं की पुनर्व्यवस्था यहाँ पे दिखाई दे रही है, रीअरेंजमेंट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो रीअरेंजमेंट देखो यहाँ पे किस तरीके से लगा है, ठीक है, कि सर ये N गया इधर, ये U आ गया इस तरफ, ये M गया इस तरफ, ये E आ गया यहाँ पे, ये A गया हमारे पास में यहाँ पर, ठीक है, R गया इस तरफ, ये हमारे पास में इस तरीके से यहां पर लगा है। न्यूमेरल शब्द के अक्षरों को कुछ ऐसे अरेंज किया गया है, ठीक है। और एक बड़ी खूबसूरत सी चीज आपको यहां पर दिख रही है और वो खूबसूरत सी चीज ये देखो, ध्यान से देखना, पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये रीअरेंजमेंट है। यानी कि इसका पहला अक्षर सबसे अंत में जा रहा है, दूसरा अक्षर आगे आ रहा है, तीसरा अक्षर फिर इधर पीछे, चौथा फिर इधर आगे, पांचवा इधर, छठा इधर, फिर सातवां, ऐसे करके पूरे अक्षर अरेंज किए हैं। एक बहुत ही शानदार तरीके का लॉजिक लगा है। बहुत तरह के तर्क होते हैं, या तो सारे अक्षर बढ़ते हुए क्रम में रख दिए जाएं, या सारे अक्षर घटते हुए क्रम में रख दिए जाएं, या फिर ऐसा कोई लॉजिक आपको देखने को मिल जाए। डिफरेंट लॉजिक्स यहाँ पे प्रयोग होते हैं, आपको दिमाग से हर एक लॉजिक को पकड़ना है। अब देखो अगर एल्जेब्रा में हम लोग देखें, ठीक है, तो ये हमारे पास में किस तरीके से होगा कि पहला अक्षर इधर,
दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर, छठा इधर और सातवां बीच में। ये हमारे पास में होना चाहिए। LERABGA कौन से विकल्प में? डी विकल्प में आपको दिया हुआ है। ठीक है, कुछ अनोखे अंदाज में रीअरेंजमेंट यहां पे लगाया है, बिल्कुल लेटेस्ट ये पैटर्न है रीअरेंजमेंट का, कुछ अलग हटके है। ऐसे सवाल पहले लगभग न के बराबर थे। कुछ लॉजिकल सीक्वेंसिंग किस तरीके से लगी है ये आपको यहां पर सोचना पड़ रहा है इनके बीच। नेक्स्ट अगला देखो, यहां देखो दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ ज्ञात करो। ठीक है, बेजोड़ आपको ज्ञात करना है। और TDS, वैट और GST और DNA, इन चीजों के बारे में आपको जानकारी होगी, और नहीं है तो भैया नौकरी लगेगी तो सबसे पहले इन्हीं की जानकारी होगी। जब तनख्वाह आपकी TDS काट के दी जाएगी, और आपको अगर कोई आप बिजनेस करते हो तो GST आप काटोगे। ठीक है, इसके साथ ही वैट कट के चीजें आपको कहीं पे भी आप जाओगे रेस्टोरेंट वगैरह तो कट के मिलेंगी। ये तीनों के तीनों फाइनेंशियल टर्म्स हैं हमारे पास में, जो किसी न किसी प्रकार के टैक्सेशन को दर्शाते हैं। लेकिन DNA तो हमारे शरीर में जो संरचना है हमारी, ठीक है, उसका रूट जो है वो होता है हमारा DNA। तो DNA का इनसे कोई रिलेवेंस नहीं है। DNA हमारी बॉडी से रिलेटेड है, RNA DNA। ठीक है, ये तीनों के तीनों इससे अलग हैं, असंगत हैं, डिफरेंट है, भिन्न है। जब भी आपको असंगत छांटना हो, आप तीन में समानता देखो, एक को आपको अलग करना होता है। नेक्स्ट अगला देखो, सीरीज आप लोगों से पूछी गई है यहां पे। ठीक है, अक्षरों की सीरीज है, 3 अक्षर हैं तो पहले अक्षरों के अलग श्रृंखला, दूसरों की अलग, तीसरों की अलग। सीरीज के सवाल काफी पूछे जा रहे हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात इनके अंदर देखने को नहीं मिल रही है आपको। ध्यान से देखिए, B से G आया है सर हमारे पास में, प्लस का 5 है। G से L आ रहा है, प्लस का 5 हमारे पास। L से Q आ रहा है, प्लस का 5 है। और Q से प्लस का 5 करोगे, 17 5 22, V यहां पर आएगा। ठीक है, G से L आ रहा है, प्लस का 5, L से Q है, Q से V है, V में प्लस का 5 करोगे तो A हमारे पास में आएगा। ये आपको दे रखा है केवल और केवल एक विकल्प में, C में। तो कुल मिला के आपको कॉन्जुगेटिव डिफरेंस चेक करते हुए चलना है, जो सीरीज में आपको करना होता है। नेक्स्ट यहां देखो, 3 अक्षरों की सीरीज आपको दे रखी है। एक ऐसा टाइप है, रिसेंट एग्जाम में जितने भी आपके पेपर हुए हैं, सीरीज के सवाल, स्पेशली लेटर सीरीज हो गई, नंबर सीरीज हो गई, काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां हम देखें, D से F आ रहा है, J से L आ रहा है, प्लस का 2 हो रहा है सर। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं यहां पे H रहा होगा, और H से स्टार्ट होने वाले 2 विकल्प हैं। नेक्स्ट देखो, A से C प्लस का 2, G से L I प्लस का 2 है। तो C से प्लस का 2 करेंगे तो आएगा E हमारे पास में। ऐसा एक विकल्प है आपके पास D। केवल 2 सीरीज आपने चेक करी है, पर्याप्त है। इसी तरीके से आपको सीरीज चेक करनी है, पहले पहले अक्षरों की श्रृंखला अलग, दूसरों की अलग, तीसरों की अलग। नेक्स्ट यहां देखो, एनालॉजिकल रिलेशन आपको दे रखा है। NPR का रिलेशन आपके पास में OQS के साथ में। ध्यान से देखो, NPR हमारे पास में, इसका रिलेशन दे रखा है OQS के साथ। ये 14 है, ये 16 है, ये 18 हमारे पास, ये 15 17 19 हमारे पास। तो आप देखो प्लस का 1, इधर देखो प्लस का 1, इधर देखो प्लस का 1, क्या लग गया? एनालॉजिकल रिलेशन लगा है। प्लस के 1 का लॉजिक है पहले से पहले में, काफी कॉमन तर्क होता है। इसी तरीके से आप इधर देखोगे तो सर प्लस का 1 करते हो तो आएगा Y, प्लस 1 करते हो तो Z, प्लस 1 करते हो तो A। तो Y Z A कौन से विकल्प में? A विकल्प में। सिंपली हमारे पास पहले से पहले में प्लस के 1 का रिलेशन यहां पर लगा है। आगे नेक्स्ट देखो, लिबर्टी का रिलेशन ऑटोनॉमी से है, इक्वलिटी का रिलेशन किससे होगा? अभी रिसेंट एग्जाम के अंदर कोई एक चीज जिसने सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है सवालों के लेवल पे, अच्छे सवालों के लेवल पे, वो है आपके पास में GK बेस्ड रीजनिंग। ये आपकी सोशल इंटेलिजेंस, आपकी सामाजिक समझ जो रीजनिंग के अंदर पूछी जाती है, उसके ऊपर यहां सवाल पूछे गए। इन सवालों को पूछने का तरीका भी बदला है। ठीक है, और इन सवालों में अच्छे क्वेश्चंस भी ऐड हुए हैं, कुछ नए डेटा के ऊपर बेस्ड ऑन। यहां देखो, जैसे लिबर्टी का रिलेशन ऑटोनॉमी के साथ में, तो रिलेशन तो देखने का क्या तरीका हमारे पास में, अगर देखोगे दोनों चीज, लिबर्टी यानी कि कोई चीज काम करने की आपके पास फ्रीडम है, यू हैव द लिबर्टी टू डू समथिंग। ऑटोनॉमी एक तरीके से फ्रीडम के सेंस में ही आता है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाते हैं? सिनोनिम्स यहां पर हो जाते हैं। और इसी तरीके का रिलेशन इक्वालिटी का देखना है आपको। इक्वालिटी यानी कि समानता, और समानता के जैसे हमारे पास शब्द क्या होगा? समानता में क्या, सभी को समान अवसर बने, सभी के साथ फेयर जो है वो व्यवहार किया जाए। इसका हमारे पास में यहां पर समानार्थी होगा फेयरनेस। फेयरनेस, इक्वालिटी, एक ही सेंस ये दोनों शब्द रखते हैं, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स से समानार्थी हमारे पास में है। नेक्स्ट आगे देखो, एटम, मॉलिक्यूल, सेल। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? सीरीज पूछी है सोशल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड ऑन। ये चीज ऐसी है, गजब की है, कुछ नए अंदाज में। अब तक आपने सीरीज देखी थी अक्षरों के अंदर, आपने सीरीज देखी नंबर्स के अंदर, आपको सीरीज दिख रही है यहां पे सोशल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड ऑन। ध्यान से देखो,
एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सेल, तो सेल से नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा। बहुत प्यारी सीरीज है, साइंस वाले स्टूडेंट तो तुरंत इसको देखते ही समझ गए होंगे, लेकिन नॉन साइंस वालों को दिक्कत आएगी इसके अंदर। ध्यान से देखो, जो हमारे एटम्स हैं, ठीक है, एटम सबसे छोटी इकाई है हमारे पास में एक तरीके से, इसको भी ब्रेक कर दिया गया है, बट लगभग अब तक जो आप किताबों में पढ़ते आ रहे हो सबसे छोटी इकाई है। एटम्स जो हैं वो मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो सेल बनता है, और जब बहुत सारे सेल्स, ठीक है, बहुत सारे सेल्स जब इकट्ठा होते हैं तो सेल्स मिलके हमारे पास में बॉडी के अंदर क्या बनाएंगे, क्या कोई प्रोटॉन बनाएंगे, जीन बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। तो यहां हम लोग जाएंगे, टिश्यू आप लोगों का फॉर्म होता है, ठीक है। बहुत सारे टिश्यूज फॉर्म होकर के आपके शरीर के अलग अलग अंग, हड्डी, मांस वांस, खून, सारी चीजें जो हैं एक स्ट्रक्चरल वे में तैयार हैं। देखो साइंटिफिक रिलेशन इस तरीके से हमारे पास चलेगा। नेक्स्ट हो, ये हमारे पास में रीजनिंग स्पेशल बैच हो जाता है। सबसे लेटेस्ट बैच ये आप लोगों का है, 11 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। आप में से जो भी लोग रीजनिंग को इस तरीके से तैयार करना चाहते हो कि नया वेंडर आ जाए, कोई तीसरा वेंडर आ जाए, कोई कंपनी आ जाए, आप लोग अपने सिलेबस के लेवल पे आपको जो कॉन्सेप्ट मिले हैं वो इस लेवल पे तैयार होंगे कि आप किसी भी एग्जाम, किसी भी वेंडर में अगर आप बैठते हो तो 100% आप जो है उस पेपर के लिए तैयार होंगे। कुछ इसी अंदाज में दोनों बैच आपके पास में हो जाते हैं। रीजनिंग स्पेशल 2.0 बैच आप लोगों का आ चुका है। ये आपके पास सिलेक्शन बैच 2.0 है। सिलेक्शन बैच जो है वो 2 साल की वैलिडिटी के लिए आपको मिलेगा। 2 साल तक जितने भी एग्जाम हैं वो सारे आप लोगों को जो है इस बैच से कवर होंगे। ये बैच पूरी तरीके से पर्याप्त होगा आप लोगों के लिए, ठीक है, हर तरीके से आपकी प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। लास्ट ईयर सीएचएसएल में हमने ऑल इंडिया रैंक 1 दी है, और उसी तरीके का विश्वास मैं रखता हूं सबसे ज्यादा, ठीक है। बाकी किसी ने भी यूट्यूब पे आप कहीं पे भी पढ़ोगे, यूट्यूब ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पे भी, जितना कंटेंट मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जितने एग्जाम से मैं खुद को कनेक्टेड रखता हूं, उस एक्सपीरियंस के आधार पे बेस्ट आपके लिए हमेशा मिलता है, ठीक है। वैसा ही अनुभव आपको इस बैच में होगा। पूरी तरीके से लाइव पीडीएफ और 100+ टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके साथ ही आपके पास में यहाँ पर कंबाइंड बैच भी अवेलेबल है, जिसमें आपको मैथ्स में गगन सर, इंग्लिश में अमन सर, मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, और वरुण सर आपको जीएस में मिलेंगे। कंप्लीट पैकेज है ये। पूरी टीम मेहनती टीम है, पूरी टीम ऐसी है जिसने कंटेंट के लेवल पे बेहतरीन आपको दिया है। यूट्यूब पे जाकर के आप सबके चैनल्स को चेक करोगे, बेहतरीन लेवल का कंटेंट आपको मिलेगा। और इसी तरीके से डिजाइन ये बैच है, लेटेस्ट नया बैच जो आप लोगों का 11 नवंबर से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट अगला देखो, 1331, 2197, 3375, 4096। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर क्या होगा, पूछा क्या है, दूसरों की तरह नहीं है, यानी कि आपको असंगत छांटना है। क्या करना है, ऑड वन आपको फिगर आउट करना है, इसके अंदर विषम को छांटना है। ध्यान से देखो, ये सर हमारे पास 11 का घन है, ये सर देखा जाए तो हमारे पास 13 का घन है, ये 15 का घन है, और ये 16 का घन है। इनमें से आपको अलग यहां पर छांटना है। तो अलग कैसे छांटेंगे, पहली बात तो घन के आधार पे तो नहीं है, ठीक है, घन के आधार पे तो नहीं है। एक जो कॉमन चीज थी वो क्यूब हमारे पास कॉमन था यहाँ पे। वैसे ये 64 का स्क्वायर भी होता है, लेकिन बाकी तीनों नहीं है, इस आधार पे हम डिवीजन नहीं कर सकते। सर ये तीनों के तीनों अभाज्य संख्या, क्या कहते हैं, विषम संख्याओं के स्क्वायर हैं, जबकि 16 एक सम संख्या है। इस लॉजिक के आधार पे हम लोग कहेंगे 4096 बाकी तीनों से अलग है, असंगत है, डिफरेंट है, भिन्न है। आप 30 तक के घन याद कर लेना। अगर आपको इन संख्याओं को देख करके यही क्लिक नहीं हो रहा है कि ये घन है या स्क्वायर है, तो समझ लो दिक्कत होने वाली है एग्जाम्स के अंदर। आपकी स्पीड कहीं ना कहीं इसी चीज पे डिपेंड करती है, किस लेवल पे आपको चीजें ध्यान है, स्क्वायर, क्यूब्स, पहाड़े, ये आपकी बहुत हेल्प करते हैं स्पीड के लेवल पे। नेक्स्ट हो, अगला देखो, यहां देखो क्वेश्चन मार्क 150, 183, 219, 258 हमारे पास यहां पर है। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपके पास क्या आएगा। ध्यान से देखो और बिल्कुल बेफिक्र रहो, ठीक है। लेटेस्ट पेपर आपने सॉल्व भी नहीं किए होंगे तो ये मॉक्स आप लगा लो, आप ये समझ लो लेटेस्ट जो भी चेंजेस हैं उनके साथ में इन जो है इन क्लासेस को तैयार किया। जो भी अच्छे या फिर जिस लेवल के सवाल हैं उसी लेवल के सवाल आप सॉल्व करते हुए चल रहे हो, टू द पॉइंट एकदम। ध्यान से देखो, सीरीज है, हमने देखा यहां पे सर कितना डिफरेंस है 33 का। यहां हम लोग देखें 183 से 219 हमारे पास में आ रहा है, यानी कि ये 36 का अंतर है। इधर हम लोग देखेंगे तो सर ये हमारे पास में यहां पे देखा जाए 38, 39 का डिफरेंस यहां पर है। तो अगला
अच्छा इधर पूछा ये क्या होगा, ध्यान से देखो 3 3 का अंतर बड़ा है, और अगर ऐसा है तो यहाँ 3 के अंतर से 30 रहा होगा, 30 रहने के लिए यहाँ 120 आया होगा जो आपको दे रखा है ए विकल्प में। तो कुल मिला के एक कैसी सीरीज है जिसमें हमारे पास 3 3 का अंतर चला है, ये L1 श्रेणी है। तो L1 में आपके पास AP है जो 3 के अंतर से बढ़ने वाली श्रृंखला है। आगे नेक्स्ट देखो 2 12 30 56 90। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, एक सीरीज चल रही है यहाँ पे, जैसा मैंने कहा लेटर सीरीज और नंबर सीरीज ज्यादा पूछी जा रही है। CGL में कुछ ऐसा ही ट्रेंड इन्होंने रखा है, और कुछ वैसा ही ट्रेंड आप लोगों को CHSL में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तक के तीनों एग्जाम में कुछ इसी ट्रेंड के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए 2 से 12, 12 से 30, 56, ये संख्याएं बड़ी प्यारी हैं। ये संख्याएं सीरीज में पिछले 10 साल में उठा के देख लो, बहुत बार आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, देखिए यहां आप देखोगे तो सर हमारे पास में ये देखो, जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 3 है हमारे पास में, ठीक है, ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 है, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 है। दिमाग में क्लिक आपके हो जाए तो बहुत अच्छी चीज है। 7 स्क्वायर प्लस 7 है, 9 स्क्वायर प्लस 9 है, अगला होगा 11 स्क्वायर प्लस 11, 121 प्लस 11 132 हमारे पास आएगा कौन से विकल्प ए में। आप इसे गुणा के रूप में भी देख सकते थे, ये 1 गुणा 2 है, यहाँ देखोगे तो 3 गुणा 4 है, यहाँ देखोगे तो सर ये हमारे पास में 5 गुणा 6 है, ये 7 गुणा 8 है, ये 9 गुणा 10 है, अगला हमारे पास 11 गुणा 12 होगा जो होता है हमारे पास 132। ये रिलेवेंट लॉजिक्स हैं दोनों के दोनों। क्या तर्क है हमारे पास, आप n इंटू एन प्लस 1 के तर्क को भी बिल्कुल ऐसे देख सकते हो, n स्क्वायर प्लस n, ठीक है, समान तरीके से देखा जा सकता है। पीछे की मैथ सेम है, पूरी एल्जेब्रा यहीं से निकली है, संख्याओं के बीच के रिलेशंस को आप दर्शाते हो, यहीं से कंप्लीट एल्जेब्रा निकली है आपकी। नेक्स्ट अगला देखो, ये देखो 2 5 10 17 28 40 58, वह संख्या ज्ञात करो जो पैटर्न को तोड़ती है, यानी कि रॉन्ग टर्म आपको ज्ञात करना है, गलत पद यहां पर देखना है। ध्यान से देखिए 2 5 10 17 28 40 58 हमारे पास में, इनके बीच में डिफरेंस देखो 3 का है, यहां देखो 5 का है, यहां देखो 7 का है, इधर देखो 11 का है, यहां देखो 12 का डिफरेंस, यहां देखोगे तो 18 का डिफरेंस। बहुत कुछ सही चल रहा था यहां तक, क्योंकि 3 5 7 11 ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हमारे पास हो जाते हैं, जबकि यहां अचानक से 12 आया, यानी पूरी गड़बड़ का स्रोत ये है, अगर यहां 41 होता तो यहां अंतर होता 13 का, इधर होता अंतर 17 का, और सारे प्राइम नंबर हो जाते। पूरी गड़बड़ 40 की वजह से हुई है। तो रॉन्ग टर्म वाली सीरीज में आपको पहले लॉजिक देखना है, वो लॉजिक कहीं ना कहीं किसी संख्या की वजह से गड़बड़ा जाएगा, वही संख्या आपको ज्ञात करनी होती है। नेक्स्ट यहां देखो, यदि 7 हैशटैग 3 इक्वल टू 58, ये भी हमारे पास लेटेस्ट, सारे पैटर्न लेटेस्ट एग्जाम के हैं, ठीक है, मैं लेटेस्ट एग्जाम डायरेक्ट नहीं करवा रहा, पर मैं करवा रहा हूं, ठीक है, समझ लो इस चीज को। मैं बहुत लिमिटेड चीजें लेकर के आता हूं एग्जाम के पहले, मेरे मॉक टू द पॉइंट होते हैं, एग्जाम के अंदर आपको डायरेक्टली मैच करते हुए मिलते हैं। अब से पहले जिन एग्जाम्स के लिए करवाया जाके चेक भी कर सकते हो। NTPC के CBT 2 के पहले मैंने आप लोगों को एक मॉक कराया, अकेला मॉक। इस लेवल का कॉन्फिडेंस रखता हूं, एक अकेले मॉक को पूरा मैच करवा दिया, इस लेवल पे मैं तैयार हूं। तुम्हारा वेंडर का सोचने का तरीका तक मुझे पता है कि वो उसके दिमाग में चल क्या रहा है, कौन से एग्जाम में क्या पूछना चाह रहा है, वो कितना डेटाबेस लेके बैठा है। और इस लेवल की तैयारी जब है जब आपके हर एक एग्जाम से मैं खुद इतना जुड़ा हुआ हूं कि हर एक एग्जाम के इतने सारे क्वेश्चन चैनल को देखो भर दिया मैंने पूरा। तुम पढ़ना चाहते हो, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी किताब की आवश्यकता नहीं होगी, इस लेवल पे चीजें आपको करवा रखी है। यहाँ पे कितनी प्रैक्टिस करोगे तुम थक जाओगे, कंटेंट नहीं खत्म होगा। यहाँ पे एक 60 क्वेश्चन का चैलेंज ले लो, तुम्हारे कंपटीशन जर्नी को बदल के रख दूंगा। 60 क्वेश्चन चैलेंज ले लो एक, कि मैंने जो सेशन करवा रखे हैं बलराम सर के 60 क्वेश्चन डेली मुझे सॉल्व करने, और ऐसा करना है लगातार 3-4 महीने तक। अभी देख लो मॉक में क्या स्कोर है। और अकेले रीजनिंग भी तुम रेगुलर 3-4 महीने करोगे, तुम्हारा स्कोर को ना बढ़ा दूं तो बताना, तुम्हारी रीजनिंग की स्पीड मात्र रह जाएगी 10-12 मिनट में पूरी रीजनिंग उड़ाओगे, और जो समय बचेगा उससे बाकी सब्जेक्ट का स्कोर इंप्रूव करोगे। इस लेवल पे दमदार हैं सेशंस। चलिए यहां देखो, ये रिलेशन काफी कॉमन ये टाइप है, पहले TCS भी पूछता था, अब ADQT भी आप लोगों से पूछ रहा है, कल को कोई तीसरा भी आ जाए तो भी नहीं डरना है आपको। पैटर्न और लॉजिक देखने का तरीका होना चाहिए। 7 और 3 से 58 आ रहा है, इनके बीच में डॉलर लगा दे, हैशटैग लगा दे, प्लस लगा दे, माइनस लगा दे, डजेंट मैटर, आपको लॉजिक देखना है। 6 और 2 से 40 आपके पास में आ रहा है। तो अब देखो
7 और 3 यहां देखोगे दोनों का योगफल 10 है, अंतर की बात करें 4 है, गुणा अगर देखें 21 है, इसका स्क्वायर करोगे 49 है, इसका स्क्वायर करोगे 9 है। क्योंकि बड़ी संख्या है तो हमें पता है कहीं ना कहीं स्क्वायर के लॉजिक देखने पड़ेंगे। 49 प्लस 9 करते हो 58 आ रहा है सर, यानी स्क्वायर का सम है। इधर स्क्वायर अगर देखोगे 36, इधर 4 है, ये भी 36 प्लस 4 40 हमारे पास में आया है। तो इसी तरीके से यहां देखो स्क्वायर 25, इधर 1 है, 25 प्लस 1 26 यहां पर आएगा, जो आपको दे रखा है ए विकल्प के अंदर। ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या लॉजिक लगा हमारे पास में कि सर ये ए डॉलर बी हमारे पास में ये लॉजिक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। अलग अलग लॉजिक यहाँ पे लग सकते हैं। स्क्वायर करके सम कर दिया, स्क्वायर करके घटा देगा, क्यूब करके जोड़ देगा, क्यूब करके घटा देगा, गुणा कर देगा, जोड़ देगा, डिफरेंस ले लेगा, एवरेज ले लेगा। ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, ये आपके लिए देखो कुछ अलग सवाल नहीं है, इसको आप एक सेट का सवाल भी मान सकते हो। ठीक है भाई, सेट में पूछ रहा है इस सवाल को, सेट में ऐसे पूछ लेगा। इसको और मजा नहीं आ रहा है, ये सवाल आप लोगों से एक डायग्राम के रूप में इस तरीके से पूछ लेगा। ठीक है, और भी मजा नहीं आ रहा है, इसको और मजा लेना है तुम लोगों का, तो ये इस तरीके से सवाल को पूछ लेगा मिसिंग नंबर की फॉर्म में। केवल सवाल पूछने का टाइप या इसमें चेंज करता है, लॉजिकल कुछ भी चेंज नहीं बदल रहा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आंसर हो गया 26। आ गया। अगला देखो, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, उनका योगफल 128 है। धीरे धीरे रीजनिंग में भी एक आध सवाल मैथ्स वाले देखने को मिले हैं जो हल्ला हुआ है पिछले कुछ एग्जाम्स के अंदर। तो सवाल कैसे हैं? ठीक है, देखो ये अपने आप में कोई मैथ का सवाल नहीं है, ये बेसिक एबिलिटी का सवाल है, जो एक रीजनिंग एबिलिटी मानी जाती है आप लोगों की। ठीक है, जैसे दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, योगफल 128 है। चलो, दोनों संख्याएं 7 और 9 होती तो योगफल है 16। 16 का कितना गुना हो रहा है हमारे पास में सर? 16 का 8 गुना है। 8 गुना है, बस दैट्स इट। आपसे पूछा है यहाँ पे संख्याएं याद करो, 8 से गुणा कर दो, 7 8 56 और 8 नाम 72, ये हमारे पास आंसर। ये मतलब डायरेक्ट मैचिंग से दिमाग में हो जानी चाहिए ये चीजें। दैट इज दी पार्ट जिसकी वजह से रीजनिंग में पूछे जाते हैं सवाल। नेक्स्ट अगला देखो, यदि 3 बराबर ए, 2 बराबर बी, ए परसेंटेज बी बराबर ए गुणा बी माइनस 1 यहां पर है। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल ऑपरेशन पूछा गया। चलो हमने कहा बहुत बढ़िया, ए 3 है, बी 2 है, तो यहां हमने देखा ए परसेंटेज बी का मान पूछा है, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2 माइनस 1 यानी कि 5। कुछ नहीं, बस इसको एक मस्ती चढ़ी है कुछ मैथमेटिकल फॉर्म में सवाल पूछने की, इससे ज्यादा कुछ चैलेंजिंग नहीं है सवालों। नेक्स्ट अगला देखो, यदि 28 और 22 के योग को 8 से गुणा कर दिया जाए। ठीक है, ऐसे अर्थमेटिकल रीजनिंग के सवाल देखने को मिले हैं आपको रिसेंट एग्जाम में। 28 और 22 के योग को 8 से गुणा कर दिया जाए, ये सवाल बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेंगे। ज्यादातर शिफ्टों में ऐसे सवाल हैं, बिल्कुल भी 1% आपको परेशान नहीं करेंगे। मैं कर रहा हूं ना तैयार तुमको। ठीक है, मास्टर स्ट्रोक देखो, इन सेशंस को देखते हुए चलो, लेटेस्ट एग्जाम करवाएं उनको देखो, तुम 100% तैयार हो। ठीक है, चलिए 28 22 और सारे नए पैटर्न भी करवा रखे। ठीक है, जो भी आप लोगों से एड्रेस मैचिंग है तो उसके ऊपर वीडियो डाल रखी है, देखो तुम एडीकू टीम, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुमको। ठीक है, और जितने भी नए पैटर्न इंट्रोड्यूस हुए हैं उनके ऊपर सेशंस करवा रखे हैं। पूरी तरीके से हर एक एग्जाम के लिए अपडेट रखता हूं मैं अपने स्टूडेंट्स को, और इसी का रिजल्ट है कि हम ऑल इंडिया रैंक 1 तक का रिजल्ट जो है प्रोड्यूस करके बैठे हैं। 2024 का AIR-1 CHSL हमने जो है वो तैयार किया है, और ये जो यूट्यूब पे जितना कंटेंट आपको मिल रहा है पूरे कंटेंट को उसने यूटिलाइज किया है। तो आपको भी अपनी मेहनत इस लेवल पे शार्प रखनी है। ठीक है, चलिए यहां देखो, योगफल को 8 से गुणा करो, तो इनका योगफल है 28 और 22 हमारे पास में कितना हो रहा है कि सर 50 है। ठीक है, 50 को 8 से गुणा करोगे 400। पता नहीं क्या ही मजा आ रहा है, पर ऐसे सवाल ये पूछ रहे हैं, बेसिक आर्ग्यूमेंट वाले सवाल है। यही देख के दिख रहा है 50 50 गुणा 8 400, खत्म, आगे बढ़ो। नेक्स्ट यहां देखो, यदि ए बी का पुत्र है, बी सी का भाई है। बी का पुत्र है हमारे पास ए, बी सी का भाई है, ये लो बी सी का भाई है। सी ए से किस प्रकार संबंधित है? सी जो है ए से कैसे संबंधित होगा? तो ए के पापा का भाई या बहन है। ठीक है, भाई या बहन है, पापा का भाई या बहन, पापा तो लगेगा नहीं, भाई लगेगा नहीं, कजिन ये हो नहीं सकता, अंकल हम यहां पर जाएंगे। वैसे तो यहां क्लियर नहीं है कि सी का जेंडर क्या है, बट स्टिल अंकल ही होगा कोई अगर मेल है। नेक्स्ट यदि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है वह मेरी माँ की इकलौती बेटी की बेटी है। इशारा वाले सवाल काफी कॉमन है। ब्लड रिलेशन जो है ना, इसका वेटेज थोड़ा सा बढ़ा दिया है इन्होंने। ब्लड रिलेशन के ये
एक अकेला सवाल पूछने की बजाय एक एक दो दो तीन तीन सवाल हर शिफ्ट के अंदर पूछ रहे हैं। जैसा ट्रेंड इन्होंने 47 शिफ्ट जो सीजीएल की हैं उसके अंदर रखा है, इसी तरह का ट्रेंड इन्होंने फेज 13 में रखा है, ऐसा ही ट्रेंड इन्होंने स्टेनो के अंदर रखा है। ध्यान से देखो, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है, इशारा करते हुए कह रही है डिडक्शन मेथड लगाओ। इसमें कैसे लगाओगे, ध्यान से देखो। ये कहती है महिला, मेरी माँ, यानी कि महिला की माँ, माँ की इकलौती बेटी। अगर महिला की माँ की इकलौती बेटी महिला खुद और महिला की बेटी है, ठीक है, तो ये कहना चाहती है वो मेरी बेटी है। इतनी सी बात बोलनी है इसको, लेकिन इसके चुल्ल मची है कि इसे क्या करना है, यहां पे उल्टा सीधा करके बोलना है कि मेरी मां की इकलौती बेटी की बेटी, ठीक है, यानी इसकी बेटी की बात हो रही है। तो लड़की महिला से कैसे संबंधित है, लड़की की ओर इशारा क्या, अपनी बेटी की तरफ इशारा कर रही है। बेटी महिला की क्या लगेगी, डॉटर लगेगी, जो हमें दे रखा है ए विकल्प। आप डायग्राम भी बना सकते हो, बट मैं चाहता हूं कि आपकी ये डिडक्शन मेथड वाली अप्रोच बने, पढ़ते पढ़ते आप आंसर देख सको। नेक्स्ट, अगला देखो। एक महिला कहती है इस आदमी के बेटे की बहन मेरी बेटी है। महिला कहती है, वही सारा वाला सवाल आपके पास में। महिला क्या कहती है, इस आदमी के बेटे की बहन, ठीक है, वेमेन सेज दिस मैन सन सिस्टर इज माई डॉटर, ठीक है, इस आदमी के बेटे की बहन। कोई आदमी है, आदमी का बेटा, बेटे की बहन क्या हो जाएगी, बेटे की बहन आदमी की बेटी। आदमी की जो बेटी है वो महिला खुद बोलती है मेरी बेटी है। इस आदमी की बेटी मेरी बेटी है, ये महिला बोल रही है। इस आदमी की बेटी मेरी बेटी है, और दोनों की बेटी है तो भैया दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो महिला का उस आदमी से क्या संबंध है, महिला उसकी क्या हो जाएगी, वाइफ। पढ़ते पढ़ते आपको आंसर पता लगता है यहां पे, ठीक है। इस आदमी के बेटे की बहन, बस थोड़ा सा आपकी ये डिडक्शन एबिलिटी चेक होती है इन सवालों में, ठीक है। तो आदमी के बेटे की बहन आदमी की बेटी, मेरी बेटी है, यानी कि महिला की भी बेटी है, आदमी की भी बेटी है, दोनों की बेटी है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, यही पूछा है। महिला का आदमी से क्या संबंध है, वाइफ है। नेक्स्ट, यहां देखो। अब ये पार्ट कुछ जो नए हमारे पास पैटर्न है, जैसे नई चीजों में क्या क्या आपको देखने को मिला है। जी के बेस जो सवाल हैं वो काफी अच्छे पूछे जा रहे हैं। अल्फाबेट टेस्ट के अंदर कुछ नए सवाल देखें, एनालिटिकल रीजनिंग देखने को मिली है, एड्रेस मैचिंग के सवाल आपके पास में नए पूछे जा रहे हैं, इनपुट आउटपुट के सवाल नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। तो ये सब बदलाव वाले टॉपिक्स आपके पास में हैं। वैसा एक टॉपिक ये कि अब प्री के अंदर भी आप लोगों से कथन और कंक्लूजन पूछा जाएगा, जो पहले केवल मेंस के अंदर आ रहा था, अब ये प्री के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। देखिए, कथन है मोस्ट फार्मर्स इन द रीजन डिपेंड ऑन मानसून रेन्स फॉर इरिगेशन, यानी कि ज्यादातर जो किसान हैं वो बरसात के ऊपर निर्भर करते हैं, मानसून की बारिश पे निर्भर करते हैं सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए ज्यादातर, अधिकांश किसान। अब इन सवालों में हमेशा जो भी कथन दिया जाए आपको इसे 100% ट्रू मानना है। आप इस पे संदेह नहीं करोगे, आप यहां सवाल नहीं उठाओगे कि मेरे गांव में तो ऐसा होता ही नहीं है, या मेरे पड़ोस के गांव में ऐसा नहीं होता, या मैंने तो कभी देखा ही नहीं है ऐसा। सवाल नहीं करना, जो कथन में दे दिया उसको 100% ट्रू मानना है, ठीक है। अब यहां से दिमाग लगाओ, अगर ज्यादातर लोग बरसात पे निर्भर हैं कि भैया बरसात होगी तो सिंचाई हो जाएगी, ऐसा क्यों हो रहा है कि सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था वहां पे नहीं होगी। सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था होती तो बरसात के लिए निर्भर होते कि पब्लिक, नहीं होती, अधिकांश लोग निर्भर हैं। तो निष्कर्ष क्या निकल सकते हैं, निष्कर्ष यहीं से निकलेगा, इस क्षेत्र में उचित सिंचाई बुनियादी ढांचा नहीं है। उचित सिंचाई बुनियादी ढांचा नहीं है। अगर किसी भी क्षेत्र में अधिकांश लोग बरसात पे निर्भर कर रहे हैं तो यह कहना कि बुनियादी ढांचा नहीं है, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इस लेवल की समझ आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। जैसे अखबार में भी आप कोई खबर पढ़ते हो कि सिंचाई पे डिपेंडेंट है, फलाना गांव है, बरसात नहीं होती, तो भैया वो पूरी तरीके से सिंचाई पे डिपेंडेंट है, बरसात होती है तो ये अच्छी पैदावार होती है। तो ये आप खुद से सोच पाओगे कि बरसात पे वो निर्भर है, मतलब पानी की सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्थाएं वहां पर नहीं है। तो पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही होगा, ये हम लोग यहां से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। दूसरा पढ़ो, कमजोर मानसून कृषि उत्पादन को कम कर सकता है। बिल्कुल ये चीज भी यहां से आ रही है। जब ये कह रहा है कि मानसून की बारिश पे निर्भर कर रहा है तो कमजोर मानसून होगा, यानी कि किसी साल अच्छी बारिश नहीं होगी तो पैदावार उत्पादन पे भी तो फर्क पड़ेगा। कृषि सिंचाई सिंचाई से होगा क्या, फाइनली उत्पादन ही तो होगा। तो बिल्कुल ये चीज भी सही है। दोनों के दोनों जो हैं हमारे पास में, केवल सेकंड अनुसरण करता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों बिल्कुल अनुसरण करेंगे, कोई दिक्कत यहां पे नहीं।
ऐसे सवाल ज्यादातर शिफ्टों में, 47 शिफ्ट हैं तो आप ये समझ लो 40+ शिफ्टों में आपको एनालिटिकल रीजनिंग के सवाल देखने को मिल रहे हैं। ये चीज आपको तैयार करनी है, कुछ नया एडिशन है प्री के लेवल में भी आप लोगों के लिए। नेक्स्ट यहां देखो यहां है एक कथन दे दिया आपको और कथन के बाद कुछ धारणाएं दे रखी। ठीक है, तो कथन को 100% सत्य आपको मानना है। ध्यान से पढ़ो पूरे कथन को, प्रॉपर तरीके से पढ़ो, जल्दबाजी नहीं, यहां जल्दबाजी नहीं चलती। अंडरस्टैंडिंग, एक तो आपका सोचने का तरीका वास्ट और वाइड हो, दूसरी आपकी नॉलेज काफी अच्छी होनी चाहिए, सोशल इंटेलिजेंस आपकी बढ़िया हो, तो इन सवालों में आप जल्दी अच्छा कर पाते हो। अदरवाइज आपको इस तरह के सवालों की बहुत प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, देखिए दूर के सितारों के आसपास रहने योग्य क्षेत्रों में एक्सोप्लैनेट की खोज ने अलौकिक जीवन की खोज के लिए रोमांचक संभावनाएं पैदा कर दी हैं। ठीक है, दूर के सितारों के आसपास क्या हुआ है, एक्सोप्लैनेट की खोज हुई है, उस खोज की वजह से अलौकिक जीवन की खोज के लिए रोमांचक संभावनाएं प्रदान की हैं। फिर भी विशाल दूरी, तकनीकी सीमाएं प्रत्यक्ष अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण बाधाएं पैदा करती हैं। अब दूरी ज्यादा है, तकनीकी सीमाएं भी हैं कि आप, तकनीक भी आपकी उस लेवल पे एडवांस नहीं है कि वहां जीवन तो संभव है लेकिन आप वो तकनीक वहां पे ले जा पाओ। ठीक है, प्लस लोगों को पहुंचाने और जिस भी तरह की जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है वो अभी नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो इस टाइम पे फेस कर रहे हैं। ऐसा कुछ ये कथन कहना चाह रहा है, ये आपके पास यहां पर दिया हुआ है, इसको आपको 100% ट्रू मानना है, इसके ऊपर कोई भी डाउट आप लोगों के दिमाग में नहीं आना चाहिए। अब धारणाएं देखो, धारणाएं क्या है, रहने योग्य क्षेत्रों में स्थित एक्सोप्लैनेट में जीवन का समर्थन करने की क्षमता हो सकती है। ठीक है, तो सितारों के आसपास रहने योग्य क्षेत्रों में एक्सोप्लैनेट की खोज ने, रहने योग्य जो क्षेत्र थे सितारों के आसपास, वहां पे एक्सोप्लैनेट की खोज हुई है, तो इसने कहा कि रहने योग्य क्षेत्रों में एक्सोप्लैनेट में जीवन का समर्थन करने की क्षमता हो सकती है। ठीक है, अलौकिक जीवन की खोज के लिए रोमांचक संभावनाएं पैदा कर दी। यहां देखो, द डिस्कवरी ऑफ एक्सोप्लैनेट इन हैबिटेबल जोन्स आर अराउंड डिस्टेंस स्टार हैज प्रोवाइडेड exciting prospect for the search for extraterrestrial life। ठीक है, और yet the vast distance and the technological limitations pose significant obstacles to direct exploration। direct exploration जो है उसमें बाधाएं क्या हैं कि तकनीकी बाधाएं वहां पर हैं। ठीक है, तो इसने कहा कि रहने योग्य क्षेत्रों में स्थित एक्सोप्लैनेट में जीवन का समर्थन करने की क्षमता हो सकती है। ये धारणा हम सही मानेंगे अगर हमसे बोला जाए कि वो पूरा रहने योग्य क्षेत्र है, उनमें से कोई एक जगह एक्सोप्लैनेट है, वहां की जो है वो क्या कर दी गई है, खोज कर ली गई है, तो मान के चलेंगे कि वो पूरा रहने योग्य है, तो वहां भी रहने की संभावनाएं हो सकती हैं, संभावनाएं हो सकती हैं, संभावनाओं की बोल रहा है ये। निश्चित रूप से जीवन वहां संभव है ये कहना गलत है जब तक पूरी तरीके से खोज ना हो जाए, लेकिन वहां रहने की संभावना होगी ये पूरी तरीके से कहा जा सकता है। वर्तमान तकनीक रहने योग्य क्षेत्रों में सीधे एक्सोप्लैनेट का पता लगाने के लिए अपर्याप्त है। जब एक्सोप्लैनेट का उन्होंने पता लगा लिया तो ये नेगेटिव इस तरीके से कहना कि पता लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्या गधे ने पता किया है क्या, वहां पे पता तो लगाया ना, तो ये कैसे कह रहा है कि पता लगाने के लिए अपर्याप्त है? किसी ने आके थोड़ी बताया, एलियन ने, पता तो इंसानों ने किया है। एक्सोप्लैनेट की प्रत्यक्ष खोज अनावश्यक होगी यदि हम दूर से जीवन के संकेतों का पता लगाते हैं। फिर वही बात, नेगेटिव सेंस में कोई भी धारणा, अवधारणा, पूर्व धारणा अगर जाती है तो आप लोग ध्यान रखना, अजम्पशंस के सेंस में वी कैन नॉट हैव नेगेटिव थॉट प्रोसेस। सकारात्मक सोच आपको रखनी है, पॉजिटिव नजरिया रखना है, नेगेटिव नहीं। ठीक है, अरे कोई जीवन, एक होता है ना नजरिया कि एक्सोप्लैनेट की खोज हो गई, वहां पे आसपास जीवन संभव है, वहां पे एक जगह का एक्सोप्लैनेट मिल गया। अब एक नेगेटिव नजरिए वाले आदमी, अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, वहां पे कोई जीवन नहीं होगा, अरे वहां पानी नहीं होगा, अरे वहां पेड़ नहीं होंगे, अरे वहां गधा नहीं होगा, अरे वहां घोड़ा नहीं होगा। ये नेगेटिव मेंटेलिटी जो होती है ना, ये गलत सोच होती है। नेगेटिव मेंटेलिटी और नेगेटिव धारणाओं के साथ में जो भी आपके पास अजम्पशंस आते हैं ये सारे गलत होते हैं। एक पॉजिटिव अजम्पशन होना चाहिए कि वहां आसपास जीवन है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां भी जीवन हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पर भी जीवन जीने के लिए जो नॉर्मल चीजें पृथ्वी ग्रह पे हैं वो वहां पर देखने को मिल सकती है। ये होता है पॉजिटिव नजरिया। ठीक है, तो पॉजिटिव नजरिया रखना होता है कथन को 100% सत्य मानते हुए। एक्सोप्लैनेट की प्रत्यक्ष खोज अनावश्यक होगी, तो ये खोज अनावश्यक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, साइंटिस्ट को इतना पैसा नहीं देना चाहिए, बाहर की खोज करके क्या करेंगे, हम तो हमारे देश में जीना पहले सीख लें। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट, इस तरह की मेंटालिटी अपने आप में गलत धारणाएं होती हैं। ठीक है, मैं
ये जो एग्जाम्पल्स के साथ चीजें समझा रहा हूँ, ये आपको बहुत अच्छे लेवल पे इसी तरह के कॉमन जो सवाल आएंगे उनके लिए तैयार रखेगी। ये दोनों गलत होंगे, ओनली फर्स्ट यहाँ पे दमदार हमें लगा है, केवल फर्स्ट निहित है। नेक्स्ट, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पता एक दूसरे के समान है। ये हमारे पास अगेन वो नए टाइप में से एक है जो आप लोगों का पूछा जा रहा है एड्रेस मैचिंग के ऊपर। इसने बोला है कौन से एक दूसरे के समान है, कौन से पते ऐसे हैं जो एक दूसरे के जैसे हैं। ठीक है, ये आपको देखना है। 1 और 2 नंबर, 2 और 4 नंबर, 3 और 4 नंबर। ये क्या दे रखा है, 3, 2 एंड 3। आई थिंक ये 2 और 3 की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए तो देखो, राजीव चौहान 3/5, इधर 3/5 लिख दिया, लोटस एनक्लेव कानपुर 208012। देखो इधर 208002 है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पिन, पिन बदलने से तो एरिया ही बदल जाता है। तो ये तो रेस के बाहर हो गया, 4 की समानता तो नहीं होगी। ठीक है, चलिए और देखो, शहर कानपुर है, लोटस एनक्लेव सभी जगह समान है, और राजीव चौहान नाम है यहाँ पे। ठीक है, तो कैसी समानता होगी, अगर पहले और दूसरे और तीसरे को देखें, एग्जैक्ट सिमिलर एड्रेस है। क्या है, एग्जैक्ट सिमिलर एड्रेस है। तो पहले और दूसरे के बजाय हम सेकंड और थर्ड के साथ में जाएंगे, जहां कुछ भी अलग यहां पर नहीं हो रहा है, एजिटस समानता हमको देखने को मिली है। लोटस एनक्लेव समान है, कानपुर समान, 208012 समान। नेक्स्ट, यहाँ तो बटे में और स्लेस में भी अंतर था। ठीक है, चलिए अगला देखो, 50 पुस्तकों की एक पंक्ति में पुस्तक ए बाएं से 15वीं, पुस्तक बी दाएं से 20वीं है। रैंकिंग टेस्ट के ऊपर सवाल। रैंकिंग टेस्ट लास्ट पिछले 3-4 साल से मेंस में ही दस्तक दे रहा था, लेकिन अब प्री में भी इसके सवाल आ रहे हैं, आपको इसके लिए तैयार रहना है। ठीक है, रिसेंट रेलवे के जितने एग्जाम हुए रैंकिंग टेस्ट के काफी सवाल पूछे गए, तो लेटेस्ट पेपर मैंने करवा रखे हैं, उनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। ऐसा मत सोचो कि रेलवे के एग्जाम टीसीएस करवा रहा है, हमको तो एडीक्यूटी के पेपर तैयार करने हैं। ये मॉक्स में ला रहा हूँ, मास्टर स्ट्रोक लगाओ, लेटेस्ट एग्जाम के पीवाईक्यूज को सॉल्व करो। ये 100% सफिशियंट है, ये 100% सफिशियंट है। अपने जो मास्टर स्ट्रोक हैं, ऑल इंडिया रैंक बनने, ये चीज कई बार मेंशन करके बोली है। इस बार भी उसने बोला है कि 2025 की अगर तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की या फिर रेलवे की, ठीक है, तो तुम लोग मास्टर स्ट्रोक से पढ़ो। मास्टर स्ट्रोक इतना यूजफुल है तुम्हारे लिए। मास्टर स्ट्रोक में सटीक तरीके से रिवीजन, जैसे फॉर्मूले पढ़ते हो मैथ में एग्जाम के पहले, वैसे मास्टर स्ट्रोक है। वो फॉर्मूला सीट है एक तरीके से कि क्या कुछ आपको तुरंत रिवाइज करना है एग्जाम से पहले। 20-20, 25-25 मिनट के वीडियो हैं, बस देखो पूरे, बहुत यूजफुल होंगे। यहां देखो, 50 पुस्तकों की पंक्ति में पुस्तक ए बाएं से 15वीं है, 15th हमारे पास में है, पुस्तक बी दाएं से 20वीं है। ठीक है, तो उनके बीच में कितनी किताबें हैं, टोटल 50 हैं सर। तो मान लो बीच में x होंगी हमारे पास में, तो यहाँ सीधा है 15 + x + 20 बराबर 50 होगा। तो x जो है हमारे पास 15 यहाँ पे आएगा, कौन से विकल्प में, बी विकल्प में आपको दिया है। ठीक, आगे ये मास्टर स्ट्रोक सीरीज है, ये तुम्हारे सिलेक्शन की चाबी है। इसने ऑल इंडिया रैंक 1 दी है, और टॉप 100 में कई तरह के रिजल्ट हर एक डिफरेंट एग्जाम के अंदर प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, फ्री सीरीज है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाके देखना। एग्जाम से पहले, हर एग्जाम के पहले मास्टर स्ट्रोक लगाना है तुमको, इतना दमदार सीरीज है ये। ठीक है, अवेलेबल है चैनल के ऊपर, बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना। ठीक है, सो दैट्स इट, बेस्ट ऑफ लक। ये पहला मॉक था। ठीक है, और भी मॉक्स मैं इसके ऊपर आपके लिए लेकर के आऊंगा। हर एक मॉक को देख करके जाओ, नए पैटर्न्स, नए बदलाव के साथ में डिफरेंट मॉक्स के अंदर हर एक वेराइटी मैं यहाँ पर कवर करूंगा। ओके, चलिए दैट्स इट, थैंक यू।